के बाद हमने उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास इसी RS नोमेनक्लेचर के हवाले से एक छोटा सा एग्जांपल एक और मैं यहाँ पे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले मुझे आप ये बताएं कि यहाँ तक RS नोमेनक्लेचर तक जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक अगर आपके पास कोई मुश्किल आई है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले आप पूछ लें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। सो RS नोमेनक्लेचर में एक हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है, हाउ विल यू एस्टेब्लिश कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन कायरल कार्बन एटम। अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल कार्बन एटम होंगी तो फिर हम उसके अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ एक ही कायरल कार्बन एटम के साथ काम किया था। अब हम दो या दो से ज़्यादा कायरल कार्बन एटम्स के साथ वर्किंग देखते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, आपके पास मॉलिक्यूल दिया गया है 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ये कंपाउंड दिया गया है और इसमें दो आइसोमर्स बनते हैं इसके। ठीक है, दो आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, आपने बताना है कि जो RS नोमेनक्लेचर है उसके हवाले से आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन देंगे इसको। ठीक है, तो इसमें कायरल कार्बन एटम्स पहले देखेंगे। ये कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, इसके ऊपर देखें ज़रा, ये भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये CH अलग ग्रुप लिया हुआ है कंप्लीट। तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन एटम है, कार्बन नंबर 2 कायरल कार्बन एटम है। इसी तरह कार्बन नंबर 3 ये भी एक कायरल कार्बन एटम है क्योंकि इसके साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ये दोनों कायरल कार्बन एटम हैं। तो हमने दोनों कायरल कार्बन एटम्स के हवाले से देखना होता है कि रोटेशन, वो जो हम देखते हैं कि जब हम चैन एंड गोल्ड प्री लॉग सिस्टम CIP रूल लगा देते हैं तो उसके बाद रोटेशन देखते हैं कि हमारी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो उस बेस पे नाम दिया जाता है। इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। आपने क्या करना है, पहले हम C2 ये जो कार्बन है इस कार्बन के हवाले से देखना है कि रोटेशन कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उसी बेस पे आप नाम देंगे R या फिर S आइसोमर। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने स्पेसिफिकेशन दी किसको, कार्बन नंबर 2 को पहले कर लिया, बाकी जो इसके नीचे ग्रुप है उसको पूरा कंप्लीट ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब हमने C3 को इग्नोर कर दिया कि वो भी कायरल कार्बन है लेकिन वो इसके मॉलिक्यूल के अंदर आ गई है, उसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इस C2 के हवाले से देखना है तो पहले देखना होता है कि जो फोर्थ पोजीशन वाला ग्रुप है जिसको CIP रूल के अकॉर्डिंग लास्ट पोजीशन मिली है, क्या वो अपनी पोजीशन पे है? नहीं, इसको तो यहाँ पे होना चाहिए सबसे नीचे, तभी आपने देखना है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इसको यहाँ पे लेके आने के लिए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, तो ऊपर वाले ग्रुप को पकड़ लेंगे, इसको हिलने नहीं देना, और जो बाकी ये दो ग्रुप्स हैं इनको आपस में एक्सचेंज करेंगे। इस ग्रुप को यहाँ पे ले आएंगे, इस ग्रुप को इधर ले जाएंगे, इस तरह से। अब CIP रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन पहला एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन का फर्स्ट पोजीशन मिलेगी इसको, प्योरिटी 1। फिर इसी तरह कार्बन CHO, दो ऑक्सीजन मौजूद हैं इसमें तो इसको सेकंड प्रायोरिटी, और इसके अंदर कार्बन जो है वो फर्दर एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी। तो अब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होने से हम क्या कहते हैं कि ये R आइसोमर है, और उस R आइसोमर के साथ आपने जो नंबर लिखना है वो उस कायरल कार्बन एटम का होना चाहिए जिसको देखकर आपने ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दी है। ठीक है, जिस बेस पे ये रोटेशन बनाई है
वो किस पे है? C2 की बेस पे, कार्बन नंबर 2 की बेस पे। तो हम लिखेंगे 2R, यानी सेकंड कार्बन के हवाले से जब देखा जाएगा मॉलिक्यूल को तो ये R आइसोमर होगा, ठीक है, रेक्टस। अब अगर हम C3 के हवाले से देखना चाहते हैं, ये देखें C3 के हवाले से, तो C3 को फिक्स कर लिया, ठीक है। बाकी जो ऊपर ग्रुप है उसको हमने कंप्लीट एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। ऊपर हमारे पास ये पूरा ग्रुप होगा COH, HCHO, ये सारा एक ग्रुप बन जाएगा ऊपर, ये देखें। और जो कार्बन नंबर 3 है उसको हमने ओपन कर लिया, इसके साथ हाइड्रोक्सी भी है, ये देखें ये कार्बन, ये देखें इसके साथ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, H ग्रुप है और CH2OH है, ये देखें ये सारे इसके साथ ग्रुप्स प्रेजेंट है। बाकी जो ऊपर इसके साथ वाले सारे ग्रुप थे, C2 को हमने इग्नोर कर दिया और ये इस तरह का एक कंप्लीट ग्रुप बना दिया। अब इसमें भी इसी तरह से जो फोर्थ पोजीशन वाला है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला, उसको इस पोजीशन पे लेके आना है सबसे नीचे, ठीक है। और फिर आपने देखना है कि वो क्लॉकवाइज हो रही है रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी क्लॉकवाइज हो रही है और कार्बन नंबर 3 के हवाले से क्लॉकवाइज हो रही है, तो हम लिखेंगे 3R। इसी तरह से ये देखें, अगर हमने इस मॉलिक्यूल में जो रोटेशन है वो देखनी है, तो ये देखें एग्जांपल दी हुई है इसमें कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रही है रोटेशन C2 के हवाले से 2S है। इसी तरह अगर कार्बन नंबर 3 के हवाले से हो रही है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम 3S कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप दो या दो से ज़्यादा कायरल कार्बन एटम्स रखने वाले मॉलिक्यूल की भी RS नोमेनक्लेचर कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्राइटेरिया बताता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये कब शो हो सकती है, ठीक है। इस चीज को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नॉट नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। वो कहता है कि किसी मॉलिक्यूल में किसी कायरल कार्बन एटम की प्रेजेंस या एब्सेंस ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी नहीं है, ये चीज साबित करनी है। या अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम मौजूद है तो यही कायरल कार्बन एटम का होना सफिशिएंट नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ये चीज आपने साबित करनी है, ठीक है। तो देखिए इसकी एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिससिमेट्री से रिलेट करती है। डिससिमेट्री का मतलब कि किसी मॉलिक्यूल का एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाना, ठीक है, मिरर इमेज ऐसा बन जाना जो उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सके, ठीक है, या उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री मौजूद ना हो, ठीक है, एक जैसापन ना हो, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये जैसे अभी ऊपर हमने मॉलिक्यूल्स देखे हैं, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये वाला एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमने देखे ऊपर, RS नोमेनक्लेचर से पहले भी देखे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स थे, उनके अगर हम सिमेट्री देखें उनमें तो वो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, यानी डिससिमेट्री, सिमेट्री ना होना, मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री ना होना, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या सिर्फ यही प्रॉपर्टी जरूरी है? देखें जरा, अगर एक कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम मौजूद है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है मीजो टार्टेरिक एसिड की, टार्टेरिक एसिड COH ग्रुप है, COH है, COH है, ये दोनों कार्बन एटम्स इसमें इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम्स हैं। ये भी कायरल है, ये भी कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है।
चारों तरफ दोनों के डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो हमने देखे, बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं कि जिनमें कायरल कार्बन एटम होती है वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम है लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट साइड पे रोटेट नहीं कर पाता। तो उसकी वो रीजन ये बताता है कि अगरचे इसमें दो कायरल कार्बन एटम हैं लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। क्या मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री? कि इसमें एक जैसापन, सिमेट्री मौजूद है, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए डिससिमेट्री होना जरूरी है। देखें इसमें कैसे सिमेट्री है, कैसे नजर आएगी इसमें सिमेट्री? हाँ जी, अगर आप मॉलिक्यूल को स्ट्रेट लाइन से कट करते हैं, ये देखें मैं यहां से इसको कट करता हूं, बिल्कुल यहां से, ठीक है, सेंटर से इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ। तो इस कट से हम अगर देखें, गौर करें, तो इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी दोनों तरफ सेम ग्रुप्स मौजूद हैं, सेम चीज़ें मौजूद हैं, बिल्कुल एक जैसापन, सिमेट्री मौजूद है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। तो जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सिमेट्री मौजूद हो, एक जैसापन मौजूद हो, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, चाहे उस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम भी मौजूद हो, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिकल एक्टिव के लिए डिससिमेट्री होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें कायरल कार्बन एटम है या नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी इस कायरल कार्बन एटम पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो डिससिमेट्री का होना ज़रूरी है। जैसे इसमें डिससिमेट्री नहीं है तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अच्छा, जो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं उनको हम मीजो कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अभी इसके आगे डिटेल भी आएगी। ये एक और एग्जांपल भी दी गई है आपकी इसके हवाले से। देयर आर मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट कंटेन कायरल कार्बन। ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनमें कायरल कार्बन नहीं है बट स्टिल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। कैसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कायरल कार्बन एटम की एब्सेंस है लेकिन वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है? जैसे ये मॉलिक्यूल दिया गया है, कार्बन डबल बॉन्ड CH4 और CH4, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें डिससिमेट्री मौजूद है, ठीक है। इसको हम डिससिमेट्री की बेस पर बता सकते हैं कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये डिससिमेट्री पे डिपेंडेंट है। मॉलिक्यूल में डिससिमेट्री हो तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, चाहे उस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन हो या ना हो। अगर डिससिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर डिससिमेट्री नहीं है तो बस वो फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। डिससिमेट्री मतलब यही सिमेट्री होना। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को दरमियान से कट लगाएं तो दोनों तरफ ये एक जैसा नजर आता है, तो इसका मतलब सिमेट्री है इसमें, डिससिमेट्री नहीं है, सिमेट्री ना होना, ठीक है। In fact it is डिससिमेट्री क्राइटेरियन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ठीक है, डिससिमेट्री पे डिपेंडेंट होती है। डिससिमेट्री का मतलब होता है कि विच हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है। वही जो मैंने आपको बातें बता दी हैं। फिर RS नोमेनक्लेचर आ गया, ठीक है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं आपको और आपने इसको सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये भी फिशर प्रोजेक्शन के साथ आपको RS नोमेनक्लेचर लगानी है, ठीक है।
इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जस्ट ये आपके लिए एग्जांपल्स दी हुई है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अच्छा, आपकी बुक में ये जो पेज नंबर, ये हमने जो टॉपिक पढ़ा है, कह रहे हैं ये वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 22, ये आपकी बुक में जो पेज नंबर है, मैं आपकी बुक से भी बता देता हूँ साथ में। गुलाम रसूल चौधरी साहब की जो बुक है उसके अंदर ये आपको दिया गया है। टू 240 पे है सर। हाँ जी, हाँ जी, 240 पे, पेज नंबर 240 पर दिया गया है। ठीक है, उस पेज पर ये एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। ठीक है, टू मेरे पास ये 244 है। ठीक है, हाँ जी, मेरे पास 244 है। कायरल कार्बन एटम डू नॉट पोजेस अलीन्स कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, ये एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी डायस्टीरियोमर्स की तरफ। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस होने लगी है, रेसिमिक मिक्सचर। इसके बाद आती है रेसिमिक मिक्सचर के बाद। रेसिमिक मिक्सचर क्या है? रेसिमिक मिक्सचर दो एनेंशोमर्स की इक्वल अमाउंट का जो मिक्सचर होता है उसके लिए हम इस टर्म को यूज करते हैं। रेसिमिक मॉडिफिकेशन या फिर रेसिमिक मिक्सचर भी बोला जाता है। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर एक एक्चुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें दो एनेंशोमर्स की इक्वल अमाउंट मौजूद होती है। तो क्योंकि इनकी इक्वल अमाउंट है एनेंशोमर्स की, तो एक प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है, दूसरा राइट साइड पे रोटेट करता है। तो दोनों की इक्वल अमाउंट की वजह से जो लाइट है वो सीधी सीधी गुजर जाती है रेसिमिक मिक्सचर में से। ठीक है, इसे हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो एक रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि एक एनेंशोमर दूसरे एनेंशोमर का जो एक्टिविटी है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस रेसिमिक मिक्सचर को हम प्लस माइनस साइन के साथ शो करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, या फिर DL से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको कैपिटल लेटर RS से भी डिनोट करते हैं। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन अगर दी हो, प्लस माइनस DL या फिर RS सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसका मतलब है वो रेसिमिक मिक्सचर है। अगर इसमें से एक दिया गया हो R सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसका मतलब है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये भी एग्जांपल्स दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अब आ जाते हैं डायस्टीरियोमर्स की तरफ जी। क्वेश्चन 27 कहता है जी, डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अ कंपाउंड हैविंग टू डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम। हाँ जी, आपने एक्सप्लेन करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उस कंपाउंड का जिसमें दो डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम्स मौजूद होती हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कायरल कार्बन एटम्स हैं, अगर आपको उन कायरल कार्बन एटम्स की तादाद मालूम हो तो आप उस कंपाउंड से बनने वाले स्टीरियो आइसोमर्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। कैसे? 2 पावर n फार्मूला के जरिए। 2 पावर n, जबकि ये जो n है ऊपर, ये n कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, n अगर आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जिसे हम कायरल कार्बन एटम भी कहते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम की तादाद 2 है, तो 2 पावर 2 4, 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम की तादाद मालूम हो तो आप उससे बनने वाले स्टीरियो आइसोमर्स की तादाद मालूम कर सकते हैं 2 पावर n फार्मूला के जरिए। एग्जाम्पल है 3 क्लोरो 2 ब्यूटानल। 3 क्लोरो 2 ब्यूटानल, नंबरिंग सही नहीं दी हुई। ठीक है, 3 क्लोरो, ये यहाँ से नंबरिंग होनी है 1 2 3, 3 क्लोरो 2 ब्यूटानल।
अच्छा, इस कंपाउंड के अंदर अगर हम देखते हैं दोनों कार्बन आइटम्स, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कायरल कार्बन आइटम्स हैं, लेकिन दोनों डिसिमिलर हैं, एक जैसी नहीं है। ठीक है, एक जैसी नहीं है। इसमें CH3OH और ये ग्रुप है, जबकि इस कार्बन में क्लोरीन आ जाता है डिफरेंट, OH इधर क्लोरीन डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो डिसिमिलर कायरल कार्बन आइटम है। अच्छा, अब डिसिमिलर कायरल कार्बन आइटम में इसके आइसोमर्स पहले बनाते हैं, 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। अगर यहाँ पे मिरर रखें बिल्कुल सेंटर में, इधर इस जगह पे जहाँ पे ये माउस घूम रहा है, ठीक है, आप मिरर रखेंगे तो इसका मिरर इमेज बनेगा। OH इधर आ जाएगा, H इधर, ये H, ये देखें ये मिस्टेकली इन्होंने O भी डाल दिया बीच में, इधर H आता है सिर्फ। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। उसके बाद ये क्लोरीन इस साइड पे आ जाएगा, CH3 इसी तरह से ये आ गया, मिरर इमेज आ गया। ठीक है, अब इसको उठाएं ऊपर, ऊपर उठा के इसके ऊपर इम्पोज करें। ठीक है, इम्पोज करें, इसको उठा के इसके ऊपर पेस्ट करें, क्या पेस्ट हो जाएगा? नहीं, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि अगर दो मिरर इमेजेस हों और दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल हों, यानी इसके ऊपर उठा के इसके ऊपर पेस्ट नहीं किया जा सके, तो इसे कहेंगे इनैंशोमर्स। ठीक है, इस फिनोमेना को कहते हैं इनैंशोमेरिज्म। ठीक, इनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। एक प्लेन पोलराइज को राइट साइड पे रोटेट करेगा और प्लेन पोलराइज लाइट को दूसरा लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा, और वो आप ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल, चेन एंड गोल्ड प्री-लॉग सिस्टम की बेस पर RS नोमेनक्लेचर के हवाले से, DL कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, प्लस माइनस कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से शो कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट आपने पढ़ लिए। अच्छा, अब इसके क्योंकि 4 स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, तो चलिए इनके बाकी 2 स्टीरियो आइसोमर्स भी ड्रॉ करते हैं। देखिए ये कैसे ड्रॉ होंगे। जस्ट हमने क्या किया कि ये जैसे ये पहला वाला बनाया था, इसमें जो OH है, जिस साइड पे OH है उसी साइड पे हमने क्लोरीन भी लगा दिया, ये क्लोरीन भी लगा दिया उसी साइड पे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिरर इमेज हैं? बिल्कुल भी नहीं। मिरर रखें, मिरर रखने से तो ये इमेज बनता है, ये OH इस साइड पे आ जाता है। ठीक है, ये देखें अब इन्होंने ये H लगाया हुआ, इधर H आता है सिर्फ। ठीक है, मिरर इमेज तो ये वाला है, इसका मिरर इमेज ये वाला है, इसमें ये H इस साइड पे आएगा, क्लोरीन इस साइड पे जाएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज ये है, क्या ये? नहीं, ये तो मिरर इमेज नहीं है। एक चीज का एक ही मिरर इमेज बनता है ना, ये तो नहीं है। तो इसका जो मिरर इमेज है वो ये नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। 1 और 3 आपस में मिरर इमेजेस नहीं है। ठीक है, मिरर इमेज नहीं है। चलिए फिर इस नंबर 3 स्ट्रक्चर का मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर रखते हैं यहाँ पे सेंटर में और इसका मिरर इमेज ड्रॉ करें। ठीक है, मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, OH इस साइड पे, एक Cl इस साइड पे, H ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा। 3 और 4 स्ट्रक्चर्स दोनों मिरर इमेजेस हैं, 3 और 4 दोनों मिरर इमेजेस हैं, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। और क्या ये सुपर इम्पोजेबल हैं? इसको उठा के इसके ऊपर रखें, नहीं, नहीं आएगा, पेस्ट नहीं होगा ना। H इस साइड पे, ये OH इधर, ये तो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो दोनों मिरर इमेजेस भी हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंशोमर्स। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर 3 और 4 ये दोनों भी एनेंशोमर्स हैं। ठीक है, इनको भी हम एनेंशोमर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आ जाएं जी कि स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3 की बात करते हैं। स्ट्रक्चर 1 एंड 3 वो एनेंशोमर्स भी नहीं है। ठीक है, और ना ही वो सुपर इम्पोजेबल हैं। ठीक है, इसको उठा के इसके ऊपर रखें, सुपर इम्पोज नहीं होगा।
और क्या ये इसका मिरर इमेज है? नहीं, मिरर इमेज भी नहीं है। तो यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, ठीक है, और इनैंशोमर्स भी नहीं है। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल हों और एनेंशोमर्स भी हों, तो इनको, सॉरी, इनैंशोमर्स भी ना हो, तो इनको हम क्या कहते हैं? डायास्टीरियोमर्स। Diastereomers can be defined as those stereoisomers which are not mirror images of each other. कि ये दोनों mirror images नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं? डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। और अगर हम डायास्टीरियोमर्स की बात करें तो इसमें ये भी, ये देखें स्ट्रक्चर नंबर 2 और 4, ठीक है, ये भी आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 1 और 4, स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2 और 4, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये डायास्टीरियोमर्स हैं, पेयर्स ऑफ डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। ये आपके पास ये था डायास्टीरियोमर्स। और अगर हम डायास्टीरियोमर्स की बात करें तो डायास्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, जबकि एनांशोमर्स में ऐसा नहीं है। एनांशोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, ठीक है। देख लें केमिस्ट्री में जस्ट एक स्ट्रक्चर की ज़रा सी चेंज, हल्की सी चेंज, जस्ट मिरर इमेज, और क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं, क्या क्या केमिस्ट्री आ जाती है उनमें। स्ट्रक्चर नंबर 2 में कहाँ पे डायस्टीरियोमर्स, एज नहीं लगता, वो नहीं लगना। जी क्या पूछा? सर जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है यहाँ पे ओ एच 2 है ना, तो इसमें कौन से वाले पे के साथ वो नहीं लगाना? इसके साथ ये ओ नहीं लगता, ये वाला, ठीक है, ये मिस्टेकनली हो गया इनसे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे ओ नहीं आता, सिर्फ एच आता है। ये देखिए ना, इसका मिरर इमेज है ना, तो ये देखें, ये अगर मिरर रखते हैं यहाँ पे, ये ओ एच इधर आ गया, तो ये एच है, ये ऊपरली साइड पे जाएगा, तो इधर ओ बन गया, ये ओ किधर से आ गई? गलती से हुआ है, ठीक है, मिस्टेकनली। अच्छा, उसके बाद ये इन्होंने फिर आपको बताया कि 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, पेंटेन, इसका भी इन्होंने ड्रॉ किया है, पेयर्स ऑफ एनैंशोमर्स एंड सेकंड पेयर्स ऑफ एनैंशोमर्स, ठीक है। दोनों, ये दोनों एनैंशोमर्स का पेयर है, ये दोनों भी एनैंशोमर्स का पेयर है, जबकि इसका और इसका बनाया जाए तो वो डायस्टीरियोमर होगा। स्ट्रक्चर 1-3, स्ट्रक्चर 1-4, स्ट्रक्चर 2-3, स्ट्रक्चर 2-4, ये सारे डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। प्रॉपर्टीज़ डायस्टीरियोमर्स की, जैसे कभी आपको बताया कि दे शो सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक जैसी बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी एक जैसी नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती, सॉरी। जैसे फॉर एग्जांपल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें स्टीरियोआइसोमर्स की, तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस वगैरह, ये डिफरेंट होते हैं। सॉल्बिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं डायस्टीरियोमर्स की। आसान हो जाए फिर आगे चलते हैं।
जी, सो डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इनको हम फिजिकल टेक्निक्स लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से वगैरह से इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट 4 कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ टार्टेरिक एसिड एंड सेलेक्ट पेयर्स फॉर्मिंग एनेंटियोमर्स, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंड वाई। तो आपने ये बयान करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप इसमें टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टार्टेरिक एसिड वाले और ये वाला, ठीक है। आपके पास जो 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर दिया गया था, ठीक है। ये एग्जांपल्स के तौर पे आप इनको याद ज़रूर करें। इसके बाद जी स्ट्रक्चर 1 और 2, ये बात करते हैं। स्ट्रक्चर 1 और 2 मिरर इमेजेस हैं, एनेंटियोमर्स हैं, जो इसके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर 3 की बात करते हैं, ठीक है, टार्टेरिक एसिड स्ट्रक्चर 3, देखें क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे पता चलता है प्लेन ऑफ सिमेट्री? कट लगाते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी जगह पे कट लगाएं और देखें कि उस कट लगाने से वो स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे यहाँ से कट लगाएं तो ऊपर भी एक जैसा होगा, नीचे भी, दोनों तरफ एक जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे कट लगाने से सिमेट्री है। तो अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री मौजूद है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो स्ट्रक्चर 3 जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसी तरह स्ट्रक्चर 4 में कट लगाएं, जी हाँ, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। स्ट्रक्चर 2 पे कट लगाएं, चलिए इसमें भी देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे कट लगाएं, देखें नहीं, एक जैसा तो नहीं है। इसमें तो नीचे एच है, इसमें ओ एच है ऊपर, एक जैसा नहीं है। यहाँ भी एक जैसा नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट साइड पे रोटेट करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और वो एबिलिटी हम आरएस नोमेनक्लेचर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर 3 और 4 है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को हम मीजो कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टार्टेरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं तो हम कहते हैं मीजो टार्टेरिक एसिड। स्ट्रक्चर 3 एंड 4 आर मीजो टार्टेरिक एसिड्स, ठीक है। डॉटेड लाइन यहाँ पे इंडिकेट नहीं की गई है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है कि आप यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा के बता सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी बस वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। एक्सप्लेन गिविंग द फिनोमेना ऑफ रेसिमाइजेशन। जी हाँ जी, इनको मतलब कंपाउंड्स कैसे डिवाइड किया जाता है? मतलब जैसे कट आप कह रहे हैं लगाते हैं तो वो कैसे करते हैं? इमेजिनरी कट लगाना है, ठीक है। इमेजिनरी कट लगाना है आपने। अब लाइन जस्ट आपने इमेजिनेशन में लाइन लगानी है कि देखना है ना कि ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, तो उसके लिए इमेजिनेशन लाइन लगाएं। तो लाइन लगा के देखें कि ऊपर एक जैसा है, नीचे भी एक जैसा है, सिमिलर है, सिमिलैरिटी है, तो इसका मतलब सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर यहाँ पे इमेजिनेशन लाइन लगाएं, देखें ऊपर इधर, जी चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बता दें कि प्लेन जो पोलराइज लाइट है उसके लिए अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होना क्यों जरूरी है? हाँ जी, अनसिमेट्रिकल होना ज़रूरी है क्योंकि ये जब भी लाइट एक प्लेन में गुजरती है तो वो उस प्लेन को ये मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटम्स होते हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करती है, ठीक है। वो इनके जो मॉलिक्यूल का प्लेन है उसको चेंज करती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को बदल देती है। जैसे आप ये समझ लें कि जब किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ जाकर स्ट्राइक करती है तो लाइट की बात करते हैं, लाइट की, तो वो जब लाइट उस चीज़ के साथ जाकर टकराएगी तो जैसी उसकी शेप होगी लाइट उसी शेप में आगे पास होगी, ठीक है। बाकी कट ऑफ हो गए उधर रुक जाती है। तो उसी पे डिपेंडेंट होता है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। जैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही वो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होगी, ठीक है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो जैसे ये, तो वो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट उसमें से गुजर जाती है, उस प्लेन में से गुजर जाती है,
ठीक है, जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो फिर वो पास नहीं होने देता, वो चेंज करता है डायरेक्शन को, रोटेशन करता है, रोटेट करता है लाइट को। ठीक है, Yes. इसके बाद है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रेसिमाइजेशन। जी, रेसिमाइजेशन भी इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। रेसिमिक मिक्सचर्स, रेसिमेट। जी, जब आप ऑप्टिकली एक्टिव एनेंटियोमर्स को ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मॉडिफिकेशन में तब्दील करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसी को रेसिमाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, हम इसके लिए सूटेबल कंडीशंस अप्लाई करवाते हैं और एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को उन कंडीशंस के अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में बदल दिया जाता है। जैसे ये फॉर्म है, एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, प्लस का मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करता है, और हमने एक ख़ास केमिकल चेंज लेकर आए इसके अंदर, और उस चेंज से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया क्योंकि इसमें कायरलिटी लॉस हो गई, कायरलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ऑप्टिकली ये इनएक्टिव हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इनोलिक फॉर्म, इनोलिक फॉर्म, तो लॉस ऑफ कायरलिटी। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और इस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को फिर हम माइनस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म को जब आप ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसे हम कहते हैं रेसिमाइजेशन प्रोसेस, रेसिमाइजेशन। ठीक है, और इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द मीजो एंड रेसिमिक फॉर्म्स। जी, मीजो और रेसिमिक फॉर्म्स में क्या फ़र्क है? दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि मीजो कंपाउंड होगा, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, जैसे मीजो टार्टेरिक। रेसिमिक फॉर्म्स, रेसिमिक मिक्सचर की बात करते हैं तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे किया जाएगा इसमें? हाँ जी, देखें, अगर हम मीजो कंपाउंड की बात करते हैं तो मीजो टार्टेरिक एसिड, ये देखें, ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही कंपाउंड है, जिसमें एक साइड कहती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट से राइट साइड पर रोटेट होगी, जबकि दूसरी साइड ये कहती है, दूसरी साइड इस मॉलिक्यूल की सेकंड साइड वो कहती है जी लेफ्ट टू राइट साइड पर रोटेट होगी, ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं, जिससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें सीधी सीधी पास हो जाती है। एक साइड, वन पार्ट न्यूट्रलाइज द एक्टिविटी ऑफ अनदर पार्ट, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसे हम कहते हैं मीजो। जबकि तो मतलब दोनों आपस में अगर लगे हम, रहते हैं और लाइट चुपके गुजर जाती है। हाँ, अगर हम रेसिमिक फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें डी और एल दोनों फॉर्म्स मौजूद होती हैं इक्वल अमाउंट्स में, मिक्सचर होता है। ठीक है, मीजो में सिर्फ एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, जबकि रेसिमिक मिक्सचर में, रेसिमिक फॉर्म के अंदर दोनों डी और एल दोनों फॉर्म्स की इक्वल अमाउंट्स मौजूद होने की वजह से लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधी सीधी पास हो जाती है। ठीक है, उसमें प्लस माइनस टार्टेरिक एसिड जैसे शो किया जा रहा है। ठीक है, प्लस माइनस टार्टेरिक एसिड वो रेसिमिक फॉर्म, और अगर मीजो टार्टेरिक एसिड होगा तो वो उसका मतलब वो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको ये दिया गया कंपाउंड और आपसे कहा गया है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, आप उसमें बयान करें इसको एग्जांपल के साथ, रीज़न के साथ। इसी तरह से क्वेश्चन 32 है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, के रेजोल्यूशन यानी कि रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करने का जो मेथड है उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि रेसिमिक मिक्सचर के अंदर दो इनैंशियोमर्स डी और एल दोनों की इक्वल अमाउंट मौजूद होती है। तो इस रेसिमिक मॉडिफिकेशन की हमें सेपरेशन करनी है एनैंशियोमर्स के अंदर। ठीक है, इसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पहला क्योंकि ये एक जो रेसिमिक मिक्सचर होता है
उसके अंदर 2 एनेंटियोमर्स की इक्वल अमाउंट होती है और दोनों एनेंटियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो इसलिए आम जो मेथड्स हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस वगैरह, इनसे आप दोनों एनेंटियोमर्स को सेपरेट नहीं कर पाते। इसके लिए हमें स्पेशल मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। स्पेशल मेथड्स कौन से हैं? पहला मेथड है मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन, इस पे हम बाई हैंड उसको क्रिस्टल्स को पिक करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट जो है पहले पोस्चर्स ने साइंटिस्ट था, इसने ये मेथड डेवलप किया था। इसने अमोनियम टार्टरेट के एनेंटियोमर्स को सेपरेट किया था बाय ट्वीज़र। ठीक है, ट्वीज़र्स की हेल्प से आप पेयर ऑफ ट्वीज़र्स की हेल्प से पावरफुल लेंस यूज़ कर सकते हैं और इससे आप क्रिस्टल्स जो मौजूद होते हैं, ठीक है, दो एनेंटियोमर्स के, उनको खुद देखकर आप सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा तो उसी को आप देखकर सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये बहुत मुश्किल मेथड है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि और ये सिर्फ उन कंपाउंड्स पे अप्लाई होगा जिनके क्रिस्टल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं। ठीक है, अगर एनेंटियोमर्स के क्रिस्टल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं तभी आप ये मेथड अप्लाई करके एनेंटियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। बायोकेमिकल मेथड है, इसमें कुछ ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सेपरेशन के लिए कि जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि कुछ ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेसमिक मिक्सचर्स में ग्रो करते हैं और वो रेसमिक मिक्सचर के अंदर मौजूद जो एनेंटियोमर्स हैं, 2 एनेंटियोमर्स, उसमें से एक एनेंटियोमर को इफेक्ट करते हैं और दूसरे को अनइफेक्टेड छोड़ देते हैं। जैसे ये एग्जांपल दी जा रही है पेंसिलियम ग्लाइकोम, ये जो है प्लस माइनस टार्टेरिक एसिड के अंदर अगर रखा जाए तो ये प्लस टार्टेरिक एसिड को कंज्यूम कर जाता है और माइनस टार्टेरिक एसिड को लीव छोड़ देता है अनयूज्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो आपको सेपरेशन के अंदर प्लस टार्टेरिक एसिड है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ये जो बैक्टीरिया है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये खा जाएगा। ठीक है, इसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एक एनेंटियोमर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, दूसरा बच जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज भी है। केमिकल मेथड है, इसमें आप ये बेस्ट मेथड है। इसमें आप पहले उसको डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हासिल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स जो हैं उनकी फिजिकल मेथड से सेपरेशन हो सकती है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं डायस्टीरियोमर्स की। तो हम पहले एक रेसमिक मिक्सचर, जैसे ये दिया जा रहा है आपको, रेसमिक मिक्सचर है, प्लस टार्टेरिक एसिड ले लें, टार्टेरिक एसिड ले लें। ठीक है, उसमें प्लस माइनस दोनों फॉर्म्स हैं। आप उसको एक बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव बेस होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव बेस होगी, वो इसके साथ रिएक्ट करेगी। तो इसके साथ रिएक्ट करने पर क्या बना सकती है? प्लस माइनस वाला सॉल्ट, ये प्लस एसिड माइनस सॉल्ट, या फिर वो बना सकती है माइनस एसिड प्लस, सॉरी, माइनस एसिड माइनस बेस, ये वाला सॉल्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये वाला सॉल्ट भी बन सकता है और ये सॉल्ट भी बनेगा, क्योंकि मिक्सचर है ना, मिक्सचर के अंदर दोनों चीजें हैं। तो इसके साथ ये तो अलग अलग बनाया हुआ है ना, बेटा, मतलब एसिड और बेस जो है वो आपस में फुली रिएक्ट होके कोई मतलब जैसे कंपाउंड मिक्स हो जाता है, वैसे मिक्सचर नहीं होगा। मतलब हाँ जी, हाँ आपने जी, कहा ना कि बिल्कुल। क्या एसिड बनेगा, प्लस एसिड और माइनस बेस, मतलब ये अलग अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, अलग नहीं होगी, ये सॉल्ट होगा, एक ही सॉल्ट होगा जिसमें प्लस फॉर्म एसिड की होगी और माइनस फॉर्म बेस की होगी। जी, और फिर इस सॉल्ट को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर ये प्लस फॉर्म इसकी सेपरेट हो जाएगी, प्लस फॉर्म हमें हासिल हो जाएगी। ठीक है, प्लस फॉर्म हमें हासिल हो जाएगी। और अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे आपको माइनस फॉर्म हासिल होगी। तो आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, प्लस एसिड हासिल करना चाहते हैं या माइनस एसिड हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बेस या एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है। इसमें हम पहले डायस्टीरियोमर्स का मिक्सचर बनाते हैं। तो ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है, इजीली सेपरेट किया जा सकता है इनको।
इसी तरह से आप जैसे हमने एसिड यूज़ किया, इसी तरह आप बेस को भी यूज़ करके तो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड से, केमिकल मेथड से। आपकी बुक में एक और मेथड भी दिया गया है, डिफरेंशियल मेथड। मेरे पास ये पेज नंबर 244 पे दिया गया है, ठीक है, पेज नंबर 244 है आपकी बुक का, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन मेथड। इस मेथड में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड है, इसमें हम एक कॉलम यूज़ करते हैं, ठीक है, और उस कॉलम के अंदर एक कायरल सब्सटेंस मौजूद होता है, और इस मिक्सचर को, रेसिमिक मिक्सचर को हम इस कॉलम के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, और इस कॉलम पे ऐड करने से जो कॉलम में मौजूद कायरल सब्सटेंस है वो इस रेसिमिक मिक्सचर के अंदर मौजूद कायरल कंपाउंड के साथ कुछ इस तरह का फिनोमेना दिखाता है कि उसकी जो रेट ऑफ फ्लो है, नीचे जाने का रेट, कॉलम में से पास होने का रेट, वो कम हो जाता है, ठीक है, वो डिफरेंट एनेंटियोमर्स का डिफरेंट रेट होता है, ठीक है, तो उसी बेस पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन मेथड है, छोटा सा है, एक ग्राफ लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका, ठीक है। उसके बाद आपके ये एनेंटियोमर्स वाले ख़त्म हो जाते हैं, एक टॉपिक रह जाता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। ये आपकी बुक में ये दिया गया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, व्हाट डू यू नो अबाउट द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। छोटा सा ये भी टॉपिक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कि जैसे अभी आपको बताया कि किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री की बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो सिमेट्री कितनी किस्म की हो सकती है जी? सिमेट्री 3 किस्म की हो सकती है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और एक होती है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीनों कैसे कैसे हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको पता चल गया कि हम मिरर प्लेन रखते हैं, मिरर रखते हैं एक मॉलिक्यूल के सामने, और उसका अगर मिरर इमेज बन जाए, ठीक है, और उस मिरर इमेज को उठा के जब उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जाए, और अगर वो सुपर इम्पोज हो जाए तो उसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि किसी मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर में एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई स्ट्रेट लाइन पास हो, ठीक है, और वो इस मॉलिक्यूल में मौजूद दो एटम्स या ग्रुप्स के साथ टच करे, ठीक है, ऑपोजिट ग्रुप्स के साथ टच करे। जैसे ये एक एटम है, इसके साथ एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखें, ये डॉटेड लाइन ये पास होती जा रही है, इस सेंटर पॉइंट को भी टच करनी चाहिए ये लाइन, और फिर टच करती हुई नीचे की तरफ जा रही है। ये इधर भी एच है, ठीक है, इस CH3 को देख लें, ये CH3 ऊपर, ये, और ये आ गया पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और एक्सिस के बाद ये देखें, ये नीचे CH3 को टच कर रही है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जिससे दो सेम ग्रुप हमें टच हो, ठीक है, और वो सेंटर पॉइंट को भी टच करे, तो इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर तमाम लाइनें, ये देखें, ये तमाम लाइनें गुजर रही हैं, स्ट्रेट लाइंस, सारी स्ट्रेट लाइंस गुजर रही हैं, और सब की सब सेंटर पॉइंट को भी टच कर रही हैं, और ऑपोजिट सेम ग्रुप्स को भी टच कर रही हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे सेम ग्रुप को भी टच कर रही है, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करनी हो, तो आप उस मॉलिक्यूल को, ये देखें, ये मॉलिक्यूल है, इसका हमने एक एक्सिस लिया है सेंटर में A to B, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल को हम 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेशंस देते हैं। तो अगर हम इसको 90 डिग्री पे रोटेशन दें तो हमें सिमेट्री हासिल हो, यानी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक जैसा नज़र आए, तो हम कहेंगे इसमें सिमेट्री मौजूद है, ठीक है। 90 डिग्री रोटेट करने पर देखना है, क्योंकि अब ये 3 डायमेंशनल नहीं है, तो इसको रोटेट करके देखना है, तभी आपको ये समझ आएगा कि ये जब रोटेशन होगी ये CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप इधर आ जाएंगे, ये वाले ग्रुप सारे मूव करके इधर चले जाएंगे। तो ये नेक्स्ट पोजीशन पे देखना होता है कि आपने, कि उसमें सिमेट्री है, एक्सिस की सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है।
रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, रेजोल्यूशन हमने करवा ली। इसके बाद नेक्स्ट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये आपके कोर्स में दिया गया है, लेकिन आपकी बुक में मुझे ये नहीं मिला, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ये आपकी बुक में मुझे नज़र नहीं आया, तो इसको काइंडली आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक्चुअली ये किसी कायरल कार्बन एटम की फॉर्मेशन है, प्रेपरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कंपाउंड फ्रॉम नॉन डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल under influence of optically active substance is known as asymmetric synthesis, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि how can you prepare chiral compound from non chiral compound, ठीक है, तो chiral compound की प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम पायरुविक एसिड्स इसको यूज करते हुए माइनस लैक्टिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें पायरुविक एसिड की रिडक्शन करवाई जाएगी, रिडक्शन से प्लस माइनस लैक्टिक एसिड हासिल होगा, ठीक है। पायरुविक एसिड को अगर आप मेथनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो माइनस मिथाइल पिरुवेट बनता है। आपकी हाँ जोरी की क्लास भी स्टार्ट हो गई। चलिए इस रिएक्शन यहाँ तक आज हम कवर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 तक ये वाला टॉपिक आपका इंक्लूड है, और इंशाल्लाह इसमें नेक्स्ट क्लास में हम इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास लिखे हुए हैं डाइफिनाइल डेरिवेटिव्स वगैरह, फिनाइल डेरिवेटिव्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अदर देन कार्बन एटम, तो उनको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा, उसमें कुछ खास बातें नहीं लिखी हुई, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी सर एक क्वेश्चन है, इस चीज की समझ नहीं आ रही, ये सारा एज अ शॉर्ट